तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में ही रिलीज हुई सिज्जिन मूवी के रीमेक को, जिसका नाम है सिज्जिन इंडोनेशियन। ये इंडोनेशियन वर्जन है सिज्जिन मूवी का, जो कि एक ऑफिशियल रीमेक है ओरिजिनल का। मूवी ये वाली भी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी अच्छी बनाई गई है, काफी क्लैरिटी के साथ आपको देखने को मिलेगी। सिज्जिन मूवी के बारे में सबसे खास बात यह है कि ये सच्ची घटना के ऊपर आधारित है, जो कि टर्की में घटी थी। और हाँ, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसके बाद में ओरिजिनल सिज्जिन की एक्सप्लेनेशन को भी देखना, तो आपको कंपैरिजन करने में काफी मजा आएगा। इनफैक्ट मैंने सिज्जिन और डेबे सारे के सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन किया है, उनकी प्लेलिस्ट पूरी की पूरी है, तो आप उनको जाकर देखना, आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन्ड कमेंट में मिलेगा। और साथ ही साथ मैंने अभी एक्सप्लेन किया है एक बहुत ही बेहतरीन तमिल हॉरर सुपरनैचुरल सीरीज को, जिसका नाम है इंस्पेक्टर ऋषि। उनके पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों आ चुके हैं, आपने नहीं देखा है तो वो भी आपको देखने पड़ेंगे। उनका लिंक आपको नीचे ही मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कभी भी चीट नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट जो ईविल काम करते हैं उनका नाम सिज्जिन किताब में जोड़ दिया जाता है और उनका नाम जहन्नुम में जुड़ जाता है। अब मूवी शुरू होती है एक शेमन इश्कान को दिखाते हुए, जो कि बहुत ही खतरनाक सा काला जादू कर रहा था, जिसके अंदर वो भैंस की आंतों और उसकी आंखों से कुछ करता है और फिर एक लड़की के ऊपर कुछ इनकेंटेशंस को मार्क कर देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दो बहनों इरमा और वुलन को उसी इश्कान के घर पर देख पाते हैं और उनका नंबर आने पर इश्कान उन दोनों को अंदर बुला लेता है। अब इरमा यहाँ पर अपने काम से आई थी, लेकिन वुलन इससे बहुत ही ज्यादा डर रही थी। अब इरमा इश्कान से ये कहती है कि वो गालंग नाम के एक लड़के से प्यार करती है और चाहती है कि उससे शादी हो जाए, जिसके अंदर इश्कान अपने काले जादू से उसकी हेल्प कर दे। लेकिन गालंग असल में उसका कजन है, मतलब उसकी माँ की बहन का बेटा है, तो इश्कान सीधा मना कर देता है क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता और अगर उससे शादी हुई तो वो मारी जाएगी। और यही सेम बात उसको समझाने के लिए वुलन को एक जिन पजेस करके यही बात बोलता है, जिससे वो काफी डर जाती है, तो अब वो रुक भी जाती है। खैर अब कहानी 12 साल आगे जाती है और इरमा अपनी बहन वुलन और मदर फराहा के साथ गालंग के घर पर जाती है, जिसकी शादी नीसा नाम की एक लड़की से हो गई थी और उनकी एक बहुत ही प्यारी सी बेटी है जिसका नाम सोफिया है। और आज उसका बर्थडे है, उसकी पार्टी होने वाली है जिसमें शामिल होने वो लोग यहाँ पर आए थे। यहाँ सोफिया असल में ब्लाइंड है और गालंग की माँ की तबीयत भी काफी खराब रहती है, जो कि अब पूरे समय ही बिस्तर पर रहती है और कुछ बोल नहीं सकती। खैर अब पार्टी वगैरह होती है और हम यहाँ पर ये जान पाते हैं कि इरमा का असल में गालंग से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और ये चीज बिल्कुल गलत है। साथ ही साथ वो लोग काफी करीब भी आ चुके हैं और ये बात नीसा भी जानती है। गालंग को अब अपनी गलती का एहसास है, तो वो इरमा से दूरी बनाकर रखता है, लेकिन वो उसके प्यार में पागल है, तो उससे दूर ही नहीं हो सकती, ना ही उसको होने देना चाहती है। और इस वजह से अब उनके बीच एक अलग सी ही हीट क्रिएट होने लगती है। आगे अब गालंग से वो ये कहती है कि उसने भले ही अलग शादी कर ली, लेकिन फिर भी उसकी बेटी डिसेबल्ड है और वो भी अब प्रेग्नेंट है, तो उनका बच्चा ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर इरमा अपने रिश्ते और बच्चे के लिए काफी ज्यादा चिंतित है, लेकिन वो ना ही नीसा को हिट करती है, ना ही उसे सोफिया से कोई दिक्कत है। इवन वो तो उसको बहुत चाहती है और सोफिया है भी बहुत ही ज्यादा प्यारी बच्ची। अब इरमा अपने घर आ जाती है और वो बार बार गालंग को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे साफ साफ इग्नोर कर रहा होता है। साथ ही साथ वुलन जो कि सब जानती है उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी बहन से भी चिढ़ जाती है। अब इरमा यहाँ पर काफी गुस्से में थी, क्योंकि एक समय पर वो और गालंग एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार किया करते थे और साथ जीने मरने की, शादी करने की, कभी ना अलग होने की कस्में खा चुके थे। इवन तब गालंग ने भी उससे कई सारे वादे किए थे, लेकिन उसकी माँ ने उसकी शादी नीसा से करा दी, तो यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर सकता और उसने मूव ऑन कर लिया। लेकिन हम जानते हैं कि इरमा उससे कितना ज्यादा प्यार करती है, तो वो मूव ऑन नहीं कर पाई और अब तो वो उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली है। तो वो गालंग के वर्क प्लेस पर जाती है, जहाँ पर वो उसे बच्चा एक्सेप्ट करने के लिए बोलती है, लेकिन वो साफ मना कर देता है। तो उनके बीच एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है, जिसके अंदर वो उसे पुश कर देता है, जिससे कि इरमा का मिसकैरेज हो जाता है। खैर अब वो हॉस्पिटल में उसे एडमिट कर देता है, लेकिन अब तक वो अंदर से टूट गई थी, जिसको गालंग साफ साफ कह देता है कि अब उसके रास्ते उससे अलग हैं और उनके बीच में जो कुछ भी था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, तो वो अब उससे और उसकी फैमिली से बिल्कुल दूर रहे। खैर अब इससे इरमा बिल्कुल टूट जाती है और गालंग भी इस तरह से गया था कि वो कभी अब उसके पास वापस नहीं आ सकता, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में उसकी बीवी नीसा और एक प्यारी सी बच्ची है। अब रास्ते में उसे उस्ताद जी मिलते हैं, जो कि उसे सोफिया का गिफ्ट देते हैं, जिसके अंदर प्रेयर सेट था, और कहते हैं कि अब सोफिया को प्रेयर्स करनी चाहिए और गालंग की पूरी फैमिली ही कई अरसे से मस्जिद नहीं आई है, कोई प्रेयर्स भी ऑफर नहीं करी है, तो उन्हें यहाँ पर आना चाहिए और प्रेयर्स करनी चाहिए, ताकि अगर उन पर आने वाली कोई भी दिक्कतें होंगी तो वो पहले ही टल जाएंगी। खैर अब गालंग घर आकर सो जाता है और रात में उसके पास सोफिया आती है, जिसने अपनी दोनों आंखें निकाल दी थी और वो उससे कहती है कि अगली बार वो उसे आंखें गिफ्ट करे, जिससे डरकर वो जाग जाता है, क्योंकि ये एक भयानक नाइटमेयर था। और हम जानते हैं कि सिज्जिन और डेबे के अंदर यही होता है,
जो यहाँ पर चीजें होती हैं वो सपने के अंदर ज्यादा होती हैं, जो कि वाकई में हकीकत भी बन जाती हैं। अब वो सोफिया के पास जाता है जो कि अपने रूम में आराम से सो रही थी, और वो कुछ देर उसके पास बैठ जाता है क्योंकि वो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। और जब नीसा प्रेग्नेंट थी तब उसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हुई थी, लेकिन तब वो अपनी ही धुन में रहता था, तो वो उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाया करता था। और बाद में पता चला कि उसकी वजह से ही सोफिया की आंखें नहीं हैं, और वो खुद को पूरी तरह से इसका कसूरवार भी मानता है। अब अगले दिन वो मस्जिद भी जाता है जहाँ पर आज उस्ताद जी सिज्जिन के बारे में बता रहे थे। अब यहाँ इरमा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई थी, जो कि उसे बार बार कॉल करती रहती है, लेकिन वो उसे फिर से गुस्से में उल्टा सीधा सुना देता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और अब वो एक खतरनाक रास्ता चूज करती है। अब ये रास्ता वैसे तो उसे इश्कान के घर तक पहुंचाता था, लेकिन ये रास्ता उसे किस अंजाम पर पहुंचाएगा ये हम धीरे धीरे जानेंगे। अब वो इश्कान से ये कहती है कि उसे गालंग किसी भी कीमत पर चाहिए, और वो उसकी जिंदगी में एक लौती लेडी बनना चाहती है, और वो जो चाहे जैसा चाहे कर सकता है, और वो हर कीमत देने को तैयार है क्योंकि अब वो सब कुछ खो चुकी है, तो उसके पास खोने को कुछ नहीं बचा। अब इश्कान उससे कहता है कि ये करना खतरनाक होगा, लेकिन वो उसे अपनी और वुलन की पूरी ज्वेलरी देकर उससे रिक्वेस्ट करती है। साथ ही साथ इश्कान की माँ भी उसे ये काम लेने को कह देती है, तो वो मान जाता है। अब वो बताता है कि ढेर सारे इविल जिन्स होते हैं, जिनमें होते हैं एनजार जिन, जो कि मुस्लिम्स के लिए अपनी हेट्रेड के लिए जाने जाते हैं। वो एनजार से कम्युनिकेशन करेगा और उनको कन्विंस करेगा कि वो नीसा को पजेस करे, और कन्विंस करने के लिए किए जाने वाले काले जादू रिचुअल के अंदर वो फ्रेशली बैरेड डेड बॉडी की शिन बोन मतलब कि पैर की हड्डी पर इनकैंटेशंस लिखेगा, और फिर उसे भैंस की आंतों से कवर करेगा। लेकिन रिचुअल में उसे नीसा की फोटो और बॉडी का कोई अंश जैसे कि बाल, खून या फिर नेल्स चाहिए होंगे, यानी कि नाखून। अब इरमा पूछती है कि इससे होगा क्या, तो वो बताता है कि रिचुअल होते ही 5 रातों में नीसा और उसके सारे ब्लड रिलेटिव्स एक एक करके मारे जाएंगे। अब ये सुनकर तो इरमा को सोफिया की फिक्र होती है, लेकिन इश्कान कहता है कि उसने अपना बच्चा खोया है जिसकी किसी ने फिक्र नहीं करी थी, तो अब वो भी किसी और की फिक्र ना करे। अब अगले दिन इरमा नीसा के घर जाती है और चुपके से उसके बाथरूम से कोम पर लगे हुए बाल और ट्रैश बिन में डला हुआ सैनिटरी पैड चुरा लेती है, और वापस आते हुए वो सोफिया से मिलती है, जिसके लिए उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो इस पल तक भी रुक सकती थी, लेकिन यहाँ पर वो नहीं रुकती। लेकिन इसी बीच उसे गालंग भी मिलता है, जो कि उस पर काफी गुस्सा करता है और कहता है कि वो उसके परिवार से दूर रहे। और ये वो पल था जहाँ पर वो बिल्कुल टूट गई थी और उसने मन बना लिया कि हाँ वो ये रिचुअल करेगी। और इसके बाद वो वहां से चली जाती है, और वो उसके अब मुंह लगेगी भी क्यों, क्योंकि उसका काम हो गया था। खैर अब वो ये सारा सामान इश्कान को देती है, और यहाँ पर इश्कान भी एक लाश का पैर काट कर ले आया था, और एक बफेलो के बॉडी पार्ट्स को भी ला चुका था, जो कि रिचुअल में इस्तेमाल होने वाले थे। और वो पैड को देखकर ये कहता है कि इस रिचुअल में खून इस्तेमाल होने से रिचुअल और पोजेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि खून बाल से ज्यादा खतरनाक पोजेशन करता है। खैर अब रिचुअल शुरू होता है, जिसके अंदर वो पैड से खून निकालता है, नीसा की फोटो को रिचुअल ब्लड में भिगाता है, शिन बोन पर इनकैंटेशंस लिखता है, यानी कि पैर की हड्डी पे, फोटो को फाड़ देता है, और अब बोन को इंटेस्टाइन से कवर करते हुए सभी इविल जिन्स और उनके रूलर के लिए प्रेयर्स करने लगता है। और ये ब्लैक मैजिक रिचुअल इतना ज्यादा खतरनाक है कि पूरा घर तक हिल जाता है, और अब फाइनली जिन आ चुके थे, रिचुअल पूरा हो चुका था। खैर अब वो उस फोटो को फ्लैश के साथ में कुत्तों को खाने के लिए दे देता है, और इरमा को बताता है कि आज रात से नीसा की अगली 5 रातें दुनिया की सबसे भयानक रातें होंगी, जिन रातों के अंत होने पर नीसा और उसके सभी खून के रिश्तेदार मारे जाएंगे, और इरमा की सभी ख्वाहिशें भी पूरी हो जाएंगी। अब पहली रात आती है, जिसके अंदर नीसा प्रेयर्स कर रही होती है कि तभी उसे भैंस के कटे फटे बॉडी पार्ट्स हॉन्ट करते हैं, और उसके ऊपर ढेर सारा खून आने लगता है, जिससे वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है। लेकिन जैसे ही गालांग उसके पास में आता है तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं था, तो वो उसे सोने के लिए बोलकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में वो सोफिया की डॉल देखती है और पजेस्ड होकर उसके और अपने बाल खाने लगती है, जिससे उसे वॉमिट होने लगती है। और जब वो होश में आती है तो उससे वो काफी परेशान हो जाती है, और शाम को गालंग को बताने की कोशिश करती है कि कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है, और वो उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देता। अब दूसरी रात आती है, जिसमें हम इरमा को देखते हैं, जिससे उसकी बहन ज्वेलरी के बारे में पूछती है और कहती है कि वो इश्कान के पास ही गई होगी, जिस पर उन दोनों की बहस हो जाती है। और यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि इरमा को भी हॉन्टिंग फील हो रहा था, और वुलन की डेड बॉडी उसे हॉन्ट करती है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। और तभी उसकी बहन वुलन आकर उसे संभालती है, क्योंकि ये सब रियल में नहीं था, लेकिन उसे यहाँ पर बहुत ही अजीब डरावनी चीजें दिखाई दे रही थी, जो कि काफी वियर्ड है। आई मीन उसने रिचुअल किसी और पे किया, लेकिन असर उसके ऊपर क्यों आ रहा था? या तो इश्कान ने उसे पूरी बात नहीं बताई है, या फिर रिचुअल में कुछ गड़बड़ हुई है। तभी हम नीसा को देख पाते हैं, जो कि प्रेयर्स कर रही थी, कि तभी उसका गला चोक होने लगता है और वो वॉमिटिंग करने लगती है।
जिसके अंदर ढेर सारे वर्म्स बाहर आते हैं, कीड़े बाहर आते हैं। और अब वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, डर गई थी। अब वो उन वर्म्स को एक जार में रख देती है ताकि किसी को दिखाकर वो हेल्प मांग पाए। और तभी वो अपनी सास तेते के पास जाती है, लेकिन वो पजेस होकर उनको ही मारने लगती है। लेकिन होश में आकर खुद को संभालती है और बहुत ज्यादा रोते हुए उनसे माफी मांगने लगती है, क्योंकि उसे होश ही नहीं था कि वो क्या कर रही है। अब वो वॉशरूम में जाती है, जहाँ पर वो उस जार को देखती है जिससे अचानक से सारे वर्म्स गायब हो चुके थे। साथ ही साथ यहाँ पर तेते, जो कि हिल तक नहीं सकती थी, वो चलकर किचन में आती है और उबलते हुए खाने से भरे पॉट को अपने ऊपर उड़ेल लेती है। और ये देखकर निशा की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उनके शरीर पर फफोले पड़ गए थे। अब तीसरी रात शुरू होती है और तेते का फ्यूनरल किया जाता है, जिसमें इरमा भी आई थी, यानी कि वो खत्म हो गई थी। और यहाँ निशा पजेस होकर तेते की बॉडी को दूर फेंक देती है और सभी लोग उससे डर जाते हैं। और ये देखकर इरमा बहुत खुश होती है। लेकिन अभी उस्ताद जी वहाँ पर थे, तो वो हल्का सा एग्जॉर्सिज्म करके अभी के लिए उसको ठीक कर देते हैं। लेकिन वो ये जान गए थे कि किसी ने ईविल जिन को यहाँ पर बुलाया है और वो ईविल जिन के पोजेशन में है। अब निशा को सुलाकर गालंग भी सोने चले जाता है, तो उसे भी हॉन्टिंग नाइटमेयर्स आते हैं, जिनसे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो निशा से बात करता है और उसे माफी मांगता है कि उसने पहले उसकी बात नहीं मानी थी, लेकिन वो उस्ताद जी से हेल्प मांगने जा रहा है, ऐसा वो बोलता है। अब उस्ताद जी गालंग को बताते हैं कि जिस जिन ने निशा को पजेस करके रखा है, उसे काले जादू से यहाँ पर बुलाया गया है और वो बहुत ही शक्तिशाली है। और वो डरे नहीं, क्योंकि गॉड के आगे उसकी पावर्स काम नहीं करेंगी, उनसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। अब वो उसे होली वाटर देते हैं, जो वो प्रेयर्स के पहले निशा के माथे पर लगा दे, ताकि उसकी हालत में सुधार आएगा। अब यहाँ घर पर निशा को तेते का गोस्ट हॉन्ट करता है, लेकिन अब तक गालंग वहाँ पर आकर उसको संभाल लेता है। वो उसके लिए इमोशनल हो जाता है कि अब उसके पास उसके और सोफिया के अलावा कोई नहीं बचा, उसके साइड तो कोई है ही नहीं। यहाँ पर उसकी बीवी और उसकी खाली बच्ची बची हुई है और वो उनके बिना जी नहीं पाएगा। और वो उसके सर पर होली वाटर लगाता है, लेकिन वो तड़प कर चिल्लाने लगती है। वो उसे वहीं सुलाकर वहीं रेडियो पर प्रेयर्स प्ले करके चला जाता है। लेकिन तभी होता यह है कि प्रेयर्स ऑफ हो जाती हैं और निशा को पोजेशन फिर से आ जाता है। अब चौथी रात पर हम इरमा की माँ मतलब तेते की बहन फराह को देखते हैं, जिन्हें कुछ ईविल वॉइसेस सुनाई देती हैं और वो उनसे पागल होकर तोड़ फोड़ मचा देती हैं और कांच खा लेती हैं, जिससे वो भी खत्म हो जाती हैं। अब यहाँ पर हम एक चीज भी नोटिस कर सकते हैं कि निशा के खून रिलेटिव्स मरने वाले थे, लेकिन यहाँ पर मर तो कुछ और ही लोग रहे थे। खैर अब तभी अगले सीन में फराह का फ्यूनरल होता है और वूलन इरमा से बात कर रही होती है, जो कि कबूल कर लेती है कि ये उसकी गलती है। लेकिन शेमन इश्कान ने उसको ये कहा था कि निशा के ब्लड रिलेटिव मारे जाएंगे, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है और ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन तब तक वूलन बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और टूट जाती है, जिसे वो समझाती है कि वो सब कुछ ठीक कर देगी। अब यहाँ निशा की भी हालत काफी खराब हो चुकी थी और उसे अजान सुनाई देती है, जिससे वो परेशान होकर खुद को हैंग कर लेती है। लेकिन तब तक गालंग आकर उसे बचा लेता है। अब थोड़ी देर के बाद में उस्ताद जी भी वहाँ पर आते हैं, जो कि कहते हैं कि आज वो निशा को मस्जिद के पीछे वाले हॉल में ले जाएंगे और आज वो उसे ठीक कर देंगे। लेकिन उन्हें और गालंग को ये यकीन रखना होगा कि चाहे वो जिन कितना ही ईविल और पावरफुल क्यों ना हो, वो उसे हरा ही देगी, क्योंकि उनका फेथ अल्लाह पर है और वो उन्हें हारने नहीं देंगे। अब थोड़ी देर के बाद में वहाँ पर इरमा और वूलन आती हैं और इरमा गालंग को भी सच बता देती है कि वो जिन उसने भेजा था, जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और उन दोनों की बहस होने लगती है। और अब फाइनली आ जाती है 5वीं रात और हम देखते हैं इरमा को, जो कि इश्कान के पास ही जा रही थी। लेकिन तब तक वूलन पजेस होकर उस पर हमला कर देती है और उससे बचकर वो बाहर भाग जाती है। अब वूलन उससे पोजेशन की हालत में ये कहती है कि आज वो भी मारी जाएगी और तभी वो एक पेड़ पर चढ़कर नीचे कूद जाती है, जिसके अंदर होता यह है कि उसके बाल और स्कैल्प एक टहनी पर फंस जाते हैं और वहीं उखड़ जाते हैं, जिससे वो भी मारी जाती है। अब इरमा बहुत ही ज्यादा डर गई थी और वो भागकर इश्कान के पास जाती है ताकि सब कुछ ठीक हो जाए, उसकी जान बच जाए, क्योंकि वो भी मरने वाली थी। अब यहाँ पर निशा का एग्जॉर्सिज्म भी शुरू हो जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो ईविल होने लगी थी और उसका पोजेशन अपने चरम सीमा पर आ जाता है और वहाँ हलचल शुरू करके कई लोगों को वो खत्म कर देती है और कईयों को मार डालती है। यहाँ इरमा इश्कान को ढूंढ रही थी, जो कि उसे नहीं मिलता और अब कर्स उसे कंट्रोल करके अंदर से तोड़ते हुए बॉडी पार्ट्स को ट्विस्ट करते हुए खत्म कर देता है, जो कि मेरे ख्याल से इस पूरी मूवी की सबसे ब्रूटल मौत थी। और ये तो होना ही था, यहाँ पर जितना बड़ा गड्ढा खोदोगे उसमें खुद ही गिरोगे। अब यहाँ पर निशा गालंग पर हमला करती है और उसे जान से ही मारने वाली थी, लेकिन उस्ताद जी उसे बेहोश कर देते हैं। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ना ही उसके अंदर कभी रियल जिन आया था और ना ही कभी ईविल ने उसे पजेस किया। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं सिड जिन इंडोनेशियन मूवी के असली पत्ते। असल में ईविल जिन उसके अंदर कभी था ही नहीं, वो तो स्टार्टिंग से सोफिया के अंदर आया था। जी हाँ, तो असल में सोफिया को उस दिन उसके फर्स्ट पीरियड्स आए थे और वो पैड उसका ही था जिसको इरमा ले गई, इनफैक्ट बाल भी उसके ही थे। और इस तरह से रिचुअल तो निशा पर हुआ था, लेकिन पोजेशन और कर्स असल में सोफिया पर आया और वहीं से ईविल अपना काम कर रहा था।
अब यहाँ पर ईविल जिन ने किया ये कि उसने सोफिया के ब्लड रिलेटिव्स को मारा। अब यहाँ पर जो इरमा थी, वोलन थी, वो सब उसकी बुआ लगती थी, इसलिए उनको मार दिया गया। अब यहाँ पर जितने भी लोग मर रहे थे, यहाँ पर सभी सोफिया और उस ईविल जिन के इशारे पर मर रहे थे। वो सब जगह मौजूद होती थी, लेकिन बैकग्राउंड में, ताकि किसी को कोई दिखता नहीं था। यहाँ पर सामने कुछ और दिखाकर मेन प्लॉट को पीछे दबाया गया, छुपाया गया। और अब यहाँ पर सोफिया गालंग को भी मारने लगती है, लेकिन उस्ताद जी फाइनल प्रेयर्स करके उससे ईविल को निकाल देते हैं। खैर, तभी हम न्यूज में देख पाते हैं कि मॉस्क के हॉल में कुछ बॉडीज बरामद हुई हैं। एक हस्बैंड और एक वाइफ मिले हैं, जिसके अंदर हस्बैंड की नेक टूटने से मौत हो गई और उसकी जो कजन्स थी यानी कि इरमा और वोलन, वो कहीं और मरी हुई मिली हैं। उसकी वाइफ का फिलहाल इलाज चल रहा है और उसे एक ऐसी बीमारी हो चुकी है जिसका कोई भी एक्सप्लेनेशन आज तक नहीं है, और जिस बीमारी को जानते और समझते हम नहीं है, उसे क्योर कैसे किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर सोफिया ने अपने पिता को मार दिया था, लेकिन उस्ताद जी ने सोफिया को भगाकर किसी तरह से नीसा को बचा लिया। अब न्यूज के अंदर और कुछ भी बताया जाता है कि सोफिया यानी कि इनकी बेटी वहीं पर मिली थी, लेकिन फिलहाल वो ठीक है और अब उसका ख्याल रखने उसकी फैमिली वहां पर मौजूद नहीं है। अब मूवी के फाइनल शॉट में हम नीसा को अस्पताल में देखते हैं, जो कि डर कर होश में आती है। जिसे संभालने सोफिया आ जाती है, जिसके अंदर वो ईविल जिन अभी तक है और उसका काम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अब वो फाइनली खत्म करेगी उसकी मेन ब्लड रिलेटिव, उसकी माँ को, यानी कि नीसा को। और मुझे ऐसा लगता है कि ईविल जिन को यहाँ पर सोफिया पसंद आ गई है, जिसके चलते मुझे नहीं लगता कि वो उसको खत्म करेगा। और बूम, इसी के साथ में सिजजिन इंडोनेशियन फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी सिजजिन इंडोनेशियन फिल्म की कहानी। अब देखो, ये सिजजिन मूवी का यानी कि ओरिजिनल सिजजिन का ही ऑफिशियल रीमेक है। तो यहाँ पर ऐसा मत सोचना कि इसको कॉपी किया गया है या फिर ऐसा है। ऑफिशियल रीमेक है तो ऑब्वियस सी बात है, चीजें सेम ही होंगी। और मैंने ओरिजिनल सिजजिन फिल्म को भी एक्सप्लेन किया था। अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो आप जाकर कंपेयर कर सकते हैं कि बेटर किसने परफॉर्म किया। अब देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जिस टाइम पर सिजजिन मूवी आई थी ना, वैसी मूवीज उस टाइम पर आ नहीं रही थी, तो उस वक्त उसकी रेटिंग काफी हाई चली गई। एंड टू बी ऑनेस्ट, उसके अंदर जो कैरेक्टर्स ने एक्टिंग करी है वो बहुत ही नेचुरल लगती है, बहुत ही बेहतरीन लगती है। मतलब आपको चिल्स आ जाएंगे अगर आप रात में उस फिल्म को देखते हो। I mean, रात तो छोड़ो, अगर दिन में भी देखोगे तो भी आपको चिल्स आ जाएंगे। इसके अंदर जो साउंड इफेक्ट्स होते हैं, जो रिचुअल्स होते हैं, काला जादू वगैरह होता है, वो बहुत ही भयानक लेवल का होता है। ऑब्वियसली पर्सनल ओपिनियन मेरी यही है कि जो सिजजिन ओरिजिनल है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। लेकिन देखो, यहाँ पर जो सिजजिन इंडोनेशियन है उसने भी अच्छा परफॉर्म किया है। इसके अंदर जो कहानी है ना, वो काफी ज्यादा क्लैरिटी वाली रहती है। अगर आप ओरिजिनल सिजजिन को देखेंगे तो वहां पर आपको अपना दिमाग ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको उतना यूज नहीं करना पड़ता। यहाँ पर आप सीधा सीधा कहानी समझ जाते हो। बात रही कि यहाँ पर सारे के सारे कैरेक्टर्स क्यों मारे गए, क्योंकि देखो, यहाँ पर जो जादू हुआ था ना, वो सोफिया के ऊपर हुआ था, और सोफिया के ब्लड रिलेटिव जो भी थे वो सारे के सारे मारे गए। अब यहाँ पर इरमा ने तो ये सोचकर जादू किया कि भैया देखो, शायद से नीसा मारी जाएगी, उसकी बेटी मारी जाएगी, और यहाँ पर जो उसका हस्बैंड होगा यानी कि गालंग, वो उसका हो जाएगा। लेकिन पासा पूरा का पूरा उल्टा पड़ गया। यहाँ पर गालंग ने भी कोई सही काम नहीं किया था, जिसके चलते उसको भी सजा मिली। और मेरे ख्याल से अभी तक नीसा और सोफिया इसलिए ही बचे हुए हैं क्योंकि उन दोनों ने कुछ भी गलत नहीं किया था। लेकिन मुझे पता है कि उनका फेट काफी खतरनाक होने वाला है। और जो जिन्स ने पहले ही बात बोली थी कि अगर इरमा ने यहाँ पर गालंग को पाने की कोशिश करी या फिर उससे संबंध बनाया तो उसका हाल बहुत ही खतरनाक होगा, और ठीक वैसा ही हुआ। और मुझे ऐसा लगता है जो इश्कान था, शायद से या तो वो भी मारा गया है या फिर वो भाग चुका है, क्योंकि वो समझ गया था रिचुअल गलत हो गया था। क्योंकि ऐसे झाड़ फूक करने वालों के पास में जिन्स वगैरह होते हैं जो कि उनके कान में फुसफुसाते हैं, उनको चीजें बताते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। तो मेरे ख्याल से डर कर वो वहां से भाग गया होगा। बाकी आप लोग बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी, कमेंट जरूर कर देना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए